नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का भूगोल में जो अध्याय है वो आपका जनसंख्या। कौन सा पढ़ रहे हैं? जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या। जन का मतलब होता है लोग और लोगों की संख्या। ठीक है, तो लोगों की संख्या जो है वो देश भर में व्याप्त होती है, पूरे विश्व में रहते है ना। तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? कह रहे कि वर्तमान में तेज गति से सामाजिक आर्थिक विकास हो रहा है, और जरा सोचिए ये विकास किसने किया है? इसके लिए लोग ही जिम्मेदार है। लोगों का शारीरिक श्रम यानी मेहनत और मानसिक क्षमता यानी दिमाग से दोनों मिल करके प्रकृति में उपलब्ध चीजों द्वारा अपने लिए अनेक संसाधनों का निर्माण करते हैं जो हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ाते हैं। अतः किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या है ना, यानी लोगों की जो संख्या है यही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होती है। क्या होती है? संसाधन होती है जिनकी उद्यमशीलता यानी मेहनत करने की जो प्रकृति है, मेहनत करने का जो तरीका है ना, उद्यमशीलता पर ही कौन निर्भर करता है? विकास निर्भर करता है। कौन निर्भर करता है? विकास। जनसंख्या है उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन अति आवश्यक है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का विकास वहां की जनसंख्या पर ही निर्भर करता है। यानी कोई भी क्षेत्र कितना ज्यादा डेवलपमेंट है ये किस पर निर्भर करेगा? जनसंख्या पर। किस पर निर्भर करेगा? जनसंख्या। वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या पर निर्भर करता है। कह रहे हैं कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि ये अंतिम बार जो है वो जनगणना अभी 2011 में, हर एक 10 साल में होती थी। ऐसा पिछली कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन अगली जो गणना है वो 2021 को होनी थी। कब होनी थी? और 2021 में आपके कोरोना काल आ गया, इस वजह से जनगणना का काम हुआ नहीं है। और अभी ये प्रस्तावित है ये 2026-27 इस वर्ष को हो सकती है, लेकिन अभी भी इसका स्पष्ट है वो आदेश आया नहीं है। लेकिन इसलिए हमारे को कौन से आंकड़े पढ़ने पड़ रहे हैं? 2011। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 5.7% भाग है वो राजस्थान में निवास करती है। तो हम कहाँ निवास करते हैं? राजस्थान में। इसलिए हम हमारे यहाँ की बता रहे हैं कि भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें से 5.7% है वो कहाँ निवास करती है? हमारे राज्य में। कहाँ करती है? राजस्थान में। कई दूसरे राज्य जैसे बिहार है, बंगाल है, केरल है की तुलना में यहाँ की आबादी उतनी सघन नहीं है। सघन का मतलब होता है घनी। सघन का मतलब क्या है? घनी, बसी हुई है ना। 6.9 करोड़ जनसंख्या में से 75%, कितने प्रतिशत? 75। यहाँ जो भी मैं अंडरलाइन या बोला करता हूँ उसको आपको याद रखना है। मैं प्रश्न पूछूंगा बीच में। ठीक है, वो कहाँ निवास करती है? गांव में। तो पीछे कितनी बच गई? 25, और 25% जनसंख्या वो शहरों में निवास करती है। कहाँ करती है? शहरों में। दिखा हुआ है कि राज्य की शहरी आबादी लगभग कितने प्रतिशत है? 25%। यानी 75% यानी 3/4 है वो गांव में निवास करती है, और 1/4 यानी 1/4 है वो कहाँ निवास करती है? शहरों में। ठीक है, आगे कह रहे हैं ये जो जनसंख्या का वितरण है ये किस प्रकार है ना, कैसे ये बांटी गई है। ठीक है, तो उसमें आप देखिएगा कि कह रहे जनसंख्या का वितरण और पृथ्वी की सतह पर आबादी के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। किसको कहते हैं? जनसंख्या वितरण में फैली हुई कैसे धरती पर कहाँ लोग कैसे रह रहे हैं, इसको जनसंख्या वितरण कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जनसंख्या वितरण, पृथ्वी पर जनसंख्या वितरण असमान है। कैसा है? एक जैसा नहीं है। कहीं लोग ज्यादा रहते हैं, कहीं पर लोग कम रहते हैं, कहीं पर जगह बिल्कुल नहीं है फिर भी खूब लोग हैं, कहीं पर खूब जगह पड़ी है लेकिन थोड़े लोग हैं। तो इसको असमान वितरण कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है, जैसे सघन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? और जहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है उनको विरल क्षेत्र कहते हैं। तो ये सघन का मतलब घना बसा हुआ, और विरल का मतलब होता है जहाँ थोड़े लोग रहते हैं। ठीक है, कम लोग रहते हैं। जैसे राज्य के उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी कौन सी दिशा होती है? उत्तर ऊपर होता है, पूर्व राइट साइड में होता है। तो उत्तर पूर्व यानी इस भाग में
जो है वो सघन लिखा हुआ है, मैदानी क्षेत्र में सघन है ना। राजस्थान का जो मैप है उसमें हम देखेंगे आगे, इसमें मैप भी आएगा, तो उसमें से जो उत्तर पूर्वी भाग है, उत्तर पूर्वी भाग के अंदर आता है आपके अलवर है ना, सीकर है और जयपुर है, दौसा है, भरतपुर है। तो इन जगहों पर तो सघन रहती है, जबकि पश्चिमी भाग में हम लोग आते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर है ना, जोधपुर, ये चीजें पश्चिम भाग में। तो थार के मरुस्थल में विरल जनसंख्या, विरल का मतलब क्या है पहले बताया था, विरल का मतलब कम बसे लोग, जहां कम है ना। सघन एवं विरल क्षेत्र हमें जनसंख्या घनत्व के बारे में बताते हैं कि जनसंख्या घनत्व एक मापक है जो किसी स्थान की जनसंख्या है उसके क्षेत्रफल के संबंध को बताता है। तो हमने ऊपर तो पढ़ा है जनसंख्या वितरण, और नीचे हम जनसंख्या घनत्व यहाँ से पढ़ रहे हैं कि जनसंख्या घनत्व ये क्या है, मापना है। क्या मापना है कि उस स्थान पर कितनी जनसंख्या है और वो कितने एरिया में रह रही, कितने क्षेत्रफल में रह रही, ठीक है। अर्थात एक स्थान के क्षेत्रफल यानी लंबाई चौड़ाई जैसे हम वर्ग किलोमीटर में मापते हैं, पर निवास करने वालों की संख्या बताता है। जैसे राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कितने है 200, ये ध्यान रखना, यानी एक वर्ग किलोमीटर में किलोमीटर ऐसे, किलोमीटर ऐसे, किलोमीटर ऐसे, किलोमीटर ऐसे, ये चारों तरफ एक किलोमीटर पर, इसको वर्ग किलोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी वर्ग के आकार में अगर हम किलोमीटर तक इधर जाए, किलोमीटर तक इधर जाए, इधर जाए ऐसे, तो इस बीच में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है 200, ठीक है। जबकि यही बिहार के अंदर कितने हैं, देख लो हमारे से कितने ज्यादा है, हम 200 लोग रहते हैं इस एरिया में, जबकि वो कितने लोग रहते हैं 1100, तो वो बहुत घने बसे हुए हैं, ठीक है। अतः जनसंख्या घनत्व मापक की इकाई व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होती है क्या होती है, प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी वर्गाकार अगर ऐसा बना ले, वर्गाकार आकृति बना ले, तो 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, है ना। तो इसके बीच में जो रहने वाले जो लोग होते हैं वो जनसंख्या घनत्व का क्या है, मापक है। क्या है, मापक। आपको पूछ सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व का मापक क्या है, तो हम क्या कहेंगे, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उदाहरण के रूप में यदि किसी एक गांव की कुल जनसंख्या 1000 है, कितनी है 1000, और उसका क्षेत्रफल है वो 50 वर्ग किलोमीटर है, क्या है 50 वर्ग किलोमीटर, तो उसका घनत्व है वो 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी होगा, है ना। तो 50 वर्ग किलोमीटर, तो 1000 में क्या किया, 1000 के अंदर 50 का भाग दे दिया, ये 1000 है, इसमें 50 का भाग दे दिया, तो 0 से 0 काट दिया, और 5 के 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौका 80 और 20 पंचे 100 करके, तो नीचे 1 और ऊपर 20 बचा, तो ये 20 जो है 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है ये 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये उदाहरण लेकर के समझाए, है ना। मान लो जैसे किसी जगह पर 2000 लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं 2000, और वहां 40 वर्ग किलोमीटर हो, कितने हो 40, तो बताओ ये कैसे निकलेगा, 0 से 0 कट जाएगा, वो 100 दूनी 200 और 2 दूनी 4, फिर इसमें काटेंगे तो समझ गए, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ जैसे 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आए, तो वहाँ 50 व्यक्ति। तो ये उदाहरण लेकर के मैंने आपको समझाया, ठीक है। लेकिन कि आप अपने गांव और मोहल्ले की कुल जनसंख्या और क्षेत्रफल के आंकड़े को लेकर के अपने गांव का जनसंख्या घनत्व निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है जनसंख्या घनत्व और वितरण, ठीक है। अभी यहाँ एक सारणी दी जा रही है, ये सारणी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं आगे है कि जनसंख्या कह रहे कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में जनसंख्या का वितरण है वो असमान है। कैसा है, समान है या असमान है, असमान है। असमान का मतलब है कि बराबर नहीं है, पश्चिमी राजस्थान में कम है और पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या अधिक पाई जाती है।
राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% भाग, कितने प्रतिशत? 10% भाग अकेले जयपुर जिले में रहता है। इसमें जयपुर जिले में जो राजस्थान की क्या है? जयपुर राजस्थान की क्या है? राजधानी। क्या है? राजधानी है ना। तो ये राजस्थान की राजधानी है। और राजधानी के अंदर कुल राजस्थान की जो जनसंख्या है उसका 10% भाग रहता है। और जैसलमेर में 1%। कितना? 1%। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? कितने करोड़ थी? किसी ने पढ़ा था? कितना था? 5.9, यानी लगभग हम ये कह सकते हैं कि 6 करोड़ है। कितनी है? 6 करोड़ का 1% है वो 6 लाख होगा। कितना होगा? 6 लाख। ठीक है। और 6 करोड़ का 10% है वो 60 लाख होगा। कितना होगा? 60 लाख। समझ रहे? तो ऐसे तो लिखा हुआ है कि 1% से भी कम जनसंख्या पाई जाती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के 61% भाग पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। ये कह रहे हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ऐसा अगर हम पूरा निकालें तो राजस्थान के उसमें से कौन कौन से जिले आ जाएंगे? एक तो जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा बीकानेर, चौथा जोधपुर, ठीक है, और पांचवा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सिरोही। तो ये जो जिले हैं ये आ जाएंगे आपके किसमें आ जाएंगे? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ये जो जिले आते हैं, इन जिलों में ये मतलब कुल राजस्थान का 61% भाग है। कितने प्रतिशत है? क्षेत्रफल। और उसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40। तो पीछे क्षेत्रफल कितना बच गया? 39। क्षेत्रफल पीछे कितना बच गया? 39। और जबकि जनसंख्या कितनी बच गई? 60%। तो 39% भाग पर 60% जनसंख्या निवास करती है। लिखा है यहाँ जनघनत्व सबसे कम औसतन 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे के अंदर कितने लोग रहते हैं? 130 व्यक्ति। ठीक है। जबकि ओवरऑल राजस्थान का जो प्रति वर्ग किलोमीटर का औसत है वो कितना है? 200। कितना है? 200। तो यानी औसत से भी यहाँ कम लोग रहते हैं। तो कहीं कहीं पर ज्यादा रहेंगे तभी तो ये 200 आएगा। ठीक है। लिखा हुआ है अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि राज्य के पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र जिले जिसमें राज्य के 20% भाग पर कितने प्रतिशत? 20%। कितने परसेंट जनसंख्या? 33%। तो ये 61 के 39 में से 20 ये और निकालो। ठीक है, 39 में से 20 और निकलोगे तो 20% पर कितने? 60 में से 33% और निकालो। ठीक है। तो ऐसे निवास करती है जहां जनसंख्या घनत्व कितना है? 332। यहाँ कितना था? 130। तो 130 कहां, 332 कहां है ना? 3 गुना ये कह सकते हैं। जो राज्य में सर्वाधिक है मैदानी भाग में कृषि के अनुकूल, क्या जहां लोग ज्यादा रहते हैं वहां खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी होती है ना। हमारे यहाँ तो खेत पड़े इतने जोड़े कोई नहीं, एक जड़े का खेत है तो वहां खेत बीघों में है, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा ऐसे बीघों में होता है। अपनी एक स्कूल इससे ज्यादा बड़ा बहुत कम लोग होते हैं, 2-4 लोग होंगे जिनके इससे ज्यादा बड़ा खेत होगा। अपने स्कूल जितना ही खेत होता है। ठीक है। और उसके अंदर फसल खूब सारी होती है क्योंकि वहाँ पानी की पर्याप्त है। तो कृषि के अनुकूल परिस्थितियों में समतल मैदान और पानी की उपलब्धता सबसे ज्यादा क्या है? पानी की उपलब्धता। अपने यहाँ पर पानी है लेकिन पानी खारा है, कृषि मतलब फसल के योग्य नहीं है, खेती बाड़ी के योग्य नहीं। जहाँ खेती बाड़ी के योग्य पानी है वहाँ ट्यूबवेल लगे हुए, वहाँ फसल खूब होती है, पैसे वाले लोग ऐसे। तो देश की राजधानी दिल्ली की समीपता एक तो कारण है पानी, और दूसरा क्या है कि दिल्ली से नजदीक है ना। तो दिल्ली के नजदीक होने के कारण उद्योग धंधे यानी रोजगार, वाणिज्य, परिवहन की आधारभूत सुविधा है। परिवहन का मतलब है वहां सड़कें खूब है ना,
कृषि के अंदर जो भी उत्पन्न होता है झट से बाजार में चला जाता है। तो ये परिवहन के आधारभूत सुविधा के कारण विकास अधिक होने के कारण जनसंख्या भी अधिक निवास करती है। पता है शहरों में भीड़ है, एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरी बिल्डिंग बहुमंजिला इमारतों में लोग रह रहे हैं, एक छोटी सी जगह के अंदर यूं खड़ी बिल्डिंगें बना करके 1000-5000 लोग एक साथ रहते हैं। गांव में ऐसे नहीं रहते। गांव में अपना खुद का घर बनाते हैं तो अपने भाई को भी अपने ऊपर नहीं रहने देते, वो कहते तू ऊपर नहीं रहेगा, किधर साइड में अपना अलग से घर बना, ऐसा समझ रहे हो। तो अब बच गया कौन सा, अरावली पर्वतीय भाग। कौन सा भाग? अभी आपको पता है कि आंदोलन चल रहा था, अरावली बचाओ आंदोलन, है ना, तो वो इसी के लिए चल रहा था। क्योंकि अरावली पर्वतीय भाग है वो दक्षिण पूर्वी पठार में राजस्थान का मध्यम जल घनत्व पाया जाता है। मध्यम का मतलब है न ज्यादा घना और न ज्यादा कम। पश्चिमी राजस्थान में कठिन भौगोलिक परिस्थिति है। और कठिन क्या है कि यहाँ धूप बहुत पड़ती है, ठीक है, खेती बाड़ी कम होती है, पानी की उपलब्धता कम है, वाहन जाते जाते नहीं है, सड़कें नहीं जाती, बहुत सारे ऐसे गांव है ना, और यहाँ कोई रोजगार नहीं है। तो इस वजह से ये कठिन भौगोलिक परिस्थिति के कारण आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या घनत्व कम है। आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कम क्यों है, तो हम ये उत्तर बताएंगे। हम बताएंगे कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या घनत्व कम है। और ये बोल रहे हैं पूरे राजस्थान में जनसंख्या घनत्व ज्यादा क्यों है, तो उसका क्या कारण है, तो इसमें लिखा हुआ है कि कृषि के अनुकूल परिस्थितियां और पानी की उपलब्धता, देश की राजधानी दिल्ली से समृद्धता, उद्योग, वाणिज्य और पर्यटन की आधारभूत सुविधा के कारण और विकास अधिक होने के कारण जनसंख्या भी अधिक निवास करती है। ठीक है, आगे है, फिर भी यह ध्यान देने की बात है कि विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में थार का जो मरुस्थल है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन बसा मरुस्थल है। ये कह रहे हैं कि भाई जैसा अपने यहाँ पर रेत के ढोले इत्यादि है, इसको मरुस्थल बोलते हैं। रेत के ढोलों को क्या बोलते हैं? मरुस्थल बोलते हैं। तो रेत के ढोले इत्यादि अपने जो यहाँ पर है, ऐसे अगर हम विश्व के और जगहों पर चले जाए तो जहां भी मरुस्थल है वहां अपने जितने लोग यहाँ घने बसे रहते हैं, अपने ऐसे ढोलों में भी बसे हुए रहते हैं, ऐसे और विश्व के मरुस्थलों में लोग रहते नहीं है ना। विश्व के और जगह मरुस्थल कहाँ है, तो एक तो है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है, एक मिस्र में है, एक ईरान इराक में है। तो जहां जहां भी मरुस्थल है वहां बहुत कम लोग रहते हैं, है ना। तो इसलिए ये लिखा हुआ है कि विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में थार का, यानी जो हमारे राजस्थान का थार का मरुस्थल है, भारत एवं पाकिस्तान दोनों में मतलब फैला हुआ है, ठीक है। उसका जो है थार के मरुस्थल का 60% भाग है वो तो पाकिस्तान में है और 40% भाग है वो हिंदुस्तान में है, जिसमें से हम राजस्थान में सबसे ज्यादा लेकर बैठे, ठीक है। तो ये इतना जो भाग है, ये थार का जो मरुस्थल है, ये जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ लोग मरुस्थल होने के बावजूद भी यहाँ लोग रहते हैं। जैसे हम यहाँ रहे हैं, हम मरुस्थल के अंदर आते हैं, ठीक है, लेकिन जाने बसे रहे, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि ये प्रश्न पूछा होगा राजस्थान के किन 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो जनसंख्या घनत्व वाले नाम बताओ, सर्वाधिक वाले नाम बताओ। सबसे ज्यादा किस किस में है? नहीं, ज्यादा है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक, अधिक है। तो वो अधिक वाले जिले कौन से है? एक तो है जयपुर और अलवर, ठीक है, ये इसका उत्तर है। और भी टोंक है, सवाई माधोपुर है, दौसा है, करौली है, भीलवाड़ा है ना। राजस्थान के किस भाग में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, तो कम कहाँ पाया जाता है, तो उसमें अपने आएंगे कौन से? जैसलमेर और बाड़मेर। बाड़मेर से भी बीकानेर है वो ज्यादा है, जिसमें जनसंख्या घनत्व कम है, ठीक है। तो जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है जनसंख्या वृद्धि। क्या है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि को देखना। अब जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। वृद्धि का क्या मतलब है? बढ़ना। वृद्धि का मतलब है बढ़ना। कैसे बढ़ना, तो ये देखते हैं। एक अनुमान के अनुसार ईसा सदी, ईस्वी सदी है ना,
कि पहले वर्ष में विश्व की कुल आबादी 17 करोड़ थी। कितनी थी? 17 करोड़। और अभी पहले वर्ष में यानी ये कह दो कि भाई ईस्वी सन अभी चल रहा है 2021। कितना चल रहा है? 2020। यहाँ थी 17 करोड़। कितनी थी? 17 करोड़। और अब कितनी है बताओ? 800 करोड़। कितनी है? 800 करोड़ यानी 8 अरब। कितनी है? 8 अरब। ये संख्या बहुत होती है। हम तो क्या है कि फास्ट फास्ट बोलते हैं, कई तरह से इसलिए हम समझ नहीं पाते। ये बहुत संख्या होती है। अब 800 करोड़ का मतलब होता है 8 अरब। और 8 अरब में कितनी संख्या होती है? अभी ये एक तरफ में 17 करोड़ लिखता हूँ, ठीक है। अभी मैंने लिख दिया 17, ठीक है, और फिर मैं करोड़ लिख रहा हूँ। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये 17 करोड़ लिखा हुआ कितना है? 17 करोड़। ठीक है। अब मैं कौन सी लिख रहा हूँ? ये यहाँ 700 करोड़ है। अभी ये थोड़ी पुरानी किताबें अब 800 करोड़ हो गई, ठीक है। अब मैं 800 करोड़ लिख रहा हूँ। तो 800 करोड़ लिखने के लिए मुझे क्या है? 1 2 3 ये 2 जीरो लगाने, फिर ये 2 जीरो लगाने, ठीक है, फिर ये 2 जीरो लगाने, फिर यहाँ पर ये 2 जीरो लगाने, ठीक है, और फिर यहाँ 8 लगाना है। और कितनी जनसंख्या बढ़ गई? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब, यानी 8 अरब जनसंख्या हो गई है। कितनी हो गई है? 8 अरब। तो देखिए 700 करोड़, यहाँ 800 करोड़। अतः पृथ्वी पर जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इसी तरह भारत एवं राजस्थान की भी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जब भारत आजाद हुआ था तब लोग 36 करोड़ लोग थे। कितने करोड़ लोग थे? 36 करोड़। और अब हम लोग 150 करोड़ है। कितने करोड़ है? 150। यानी ये समझ लो भाई 800 करोड़ में से अकेले 150 करोड़ हमें, और हमारे से थोड़े से ज्यादा यानी 160 या 170 करोड़ ये चीन की जनसंख्या है। तो जनसंख्या के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान किसका है? चीन। ठीक है। तो भारत और चीन दोनों की जनसंख्या मिला दे तो यूं कह दो कि भाई 800 में से तो 320 325 इतनी तो किसकी जनसंख्या है? 2 देशों की। और विश्व में लगभग 200 देश है। कितने? 200 देश है। हम 2 देशों के पास में 320 है, तो लाभ कितना देश बचा है? 198 देशों से उन देशों के पास में कितनी जनसंख्या बचेगी? समझ रहे? बाकी सब तो जहाँ कई देश ऐसे जहाँ जनसंख्या केवल लाखों में, करोड़ों में भी, अपने तो 1 अरब 50 करोड़ है। समझ रहे? तो यहाँ देखिए आगे कह रहे कि किसी निश्चित अवधि में, निश्चित अवधि का मतलब यहाँ 1 वर्ष लिया गया। क्या लिया गया? 1 वर्ष या 10 वर्ष। तो कह रहे कि निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या परिवर्तन। और जनसंख्या का बढ़ना, ज्यादा होना और घटना दोनों ही परिवर्तन है। परिवर्तन का मतलब है कुछ न कुछ बदलना। तो बदल कैसे सकता है? या तो पहले था उससे कम हो गया, या पहले था उससे ज्यादा हो गया। आप दिनों दिन बदल रहे हैं। आपके कोई भी पेरेंट्स वगैरह आपसे मिलते हो या आपके सगे संबंधी मिलते हो तो 2 साल पहले मिले थे और 2 साल बाद में मिलते, अरे इतना बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि हम बढ़ गए है। और एक एज आएगी जब हम घटेंगे, है ना, तो हमारे जो दादाजी वगैरह है, दादा परदादा वगैरह है, तो वो क्या हो रहे? अब धीरे धीरे घट रहे, है ना। वो दिनों दिन बढ़ते नहीं जाते। समझ रहे? एक उम्र आती है, उसके बाद में व्यक्ति का शारीरिक विकास रुक जाता है। और एक उम्र ऐसी आती है जब उसका जो हेल्थ होती है, जो बॉल हेल्थ होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि खान पान भी कम हो जाता है, चलना फिरना कम होता है, इसलिए फिर घटता है। तो इसलिए परिवर्तन के अंदर बढ़ना और घटना दोनों। जनसंख्या परिवर्तन के आकलन के लिए जिस मापक का प्रयोग किया जाता है ना, जो मापने की होती है उस मापक को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि दर।
और लिखा हुआ कि जनसंख्या वृद्धि दर एक निश्चित अवधि में जनसंख्या में हुए बदलाव या परिवर्तन का क्या आकलन करता है या बताता है। समझे? तो अगर किसी कारण से किसी स्थान की जनसंख्या किसी एक वर्ष या दशक कहते हैं 10 सालों का समूह, किसको कहते हैं 10 सालों के समूह को क्या कहते हैं दशक, 10 वर्षों और एक वर्ष। तो एक साल या 10 साल में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए, है ना, यानी पिछले साल तो मान लो जनसंख्या थी 5000, ठीक है, किसी जगह की, और इस बार 4500 हो गई, इसका मतलब बढ़ी है घटी है घटी। और पिछले साल 5000 थी, इस बार 6500 हो गई, तो मतलब बढ़ी है घटी है बढ़ी। तो जनसंख्या को ये जो जनसंख्या वृद्धि को जो बढ़ती है जनसंख्या पतन या ऋणात्मक, अगर कम हो जाए तो उसको ऋणात्मक या पतन कहेंगे, और बढ़ जाए तो उसको धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। तो अधिकतर है वो धनात्मक की वृद्धि होती है। लोग जीवते ज्यादा है, जन्मते ज्यादा है, लेकिन मरते कम है। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम। आगे देखो, लिखा हुआ है कि जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने की विधि है वो क्या है। ठीक है, तो देखिएगा विधि इसमें लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने की विधि पता करने के लिए 3 तरह की जानकारियों की आवश्यकता होती है। किसी स्थान, देश, राज्य, जिला, किसी एक समय की आबादी। उदाहरण के लिए 2011 में राजस्थान की आबादी को लेते हैं, तो राजस्थान की किसी दूसरे समय की आबादी, वहां हम 2001 की जनसंख्या को ले लेते हैं। इन 2 वर्षों के अंतर में, यानी 2001 से लेकर के और 2, 3, 4 से लेकर 2011 तक, तो 2001 से 2011 तक कितने हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं बोलो, है कितने साल हो जाते हैं 10 साल। तो ये 2001 से 2000, अब ये इन 10 सालों इनके बीच में जो 10 साल है, उन 10 सालों में कितनी बढ़ी है ये ले लेते हैं। देखो है ना, ये हम पता करेंगे कि 1 से 11 के बीच में कितने वर्ष है, 10 है। अब हम जनसंख्या वृद्धि दर निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे कि जो 2011 की जनसंख्या है उसमें से 2001 की जनसंख्या को घटा देंगे। ठीक है, फिर उसके नीचे क्या लिख देंगे 2001 की संख्या, और फिर हम उसको किससे गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, जैसे ये बताया कि राजस्थान में 2011 में जनसंख्या है कितनी 6,85,48,437। ठीक है, और 2001 में थी ये कितनी थी कितनी 5,65,07,188। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको घटाएंगे और क्या कहते हैं, और इसमें जो 10 वर्ष का जो अंतराल है इसको निकालेंगे। तो देखो क्या दिख रहा है कि ये इसमें से घट गया, और फिर ये जो जनसंख्या है ये नीचे लिख दी। ठीक है, फिर इसको हमने 100 से गुणा किया तो कितना आया 21 पॉइंट, इतने प्रतिशत क्या हुई है वृद्धि, क्या हुई है वृद्धि, यानी बढ़ा इतने प्रतिशत वृद्धि। ये वृद्धि दर 10 सालों के अंदर इतनी प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी। ठीक है, ये लिखा हुआ कह रहे कि जनसंख्या वृद्धि 3 कारकों पर। अब जनसंख्या बढ़ती कैसे है, क्या कारण है, कारण कोई कारण है। तो एक तो है जन्म, दूसरा है मृत्यु, और तीसरा है प्रवास। अब इन तीनों के बारे में पता करेंगे। 3 कारक होते हैं जो जनसंख्या को बढ़ाते हैं। पहला तो है जन्म। अब जन्म ज्यादा हो और मृत्यु कम हो तो बताओ क्या होगा, बढ़ेगा। और जन्म कम हो और मृत्यु ज्यादा हो तो क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। अभी जन्म मृत्यु के अलावा तीसरा जो कारण है वो है प्रवास। प्रवास का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। क्या करना, चले जाना। आज यहाँ रह रही है आज जैसलमेर में रह रहे हैं, लेकिन कल को पुणे चले गए तो प्रवास हो गया। राजस्थान से आपका नाम हट गया, है ना, और पूरा जाकर के आप रहने लगे। या आप अपने देश से बाहर चले जाए
तो इसको प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये 3 दानों के समीकरण से जनसंख्या में परिवर्तन होता है। हर प्राणी जो पैदा होता है उसकी मृत्यु भी होती है। तो जन्म और मृत्यु तो एक जैविक घटना है। कैसी घटना है? कि जो जन्मा है वो मरेगा ही मरेगा। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि मृत्यु का कारण अलग अलग हो। कोई प्राकृतिक रूप से अपनी आयु पूरी करता है। अब मृत्यु के कारण अलग अलग हो सकते हैं। कोई तो बूढ़ा होकर मरता है, कोई एक्सीडेंट होकर मर जाए, कोई बीमार होकर मर जाए, है ना। तो कोई ऐसे हार्ट अटैक आकर मर जाए। तो कारण अलग अलग हो सकता है। ठीक है। लेकिन ये लिखा हुआ है कुपोषण या बीमारी के कारण जन्म और मृत्यु की संख्या में अंतर जनसंख्या में बढ़त या घटत होती है, जिसे प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि। अब कोई कहते हैं कि भाई ये इतनी वृद्धि क्यों हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक वृद्धि है कि जन्म ज्यादा है और मरे कम है। ठीक है। और अगर जन्म और मृत्यु दर क्या है? जन्म और मृत्यु दर क्या हो? लिखा है कि जन्म मृत्यु दर से अधिक हो तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। जन्म दर यानी जन्मने की संख्या अगर मरने वाली दर से ज्यादा हो तो जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि। और यदि जन्म दर मृत्यु दर से कम हो, यानी जन्मने वाले 100 जने और मरने वाले 200 जने, ठीक है, तो जनसंख्या में क्या आती है? कमी आती है। और दोनों ही समान हो तो इसमें संतुलन बना रहता है। हो जन्मे और हो मरे तो संतुलन बना रहता है। आप्रवास, ये प्रवास तो एवं उत्प्रवास, ये प्रवास में 2 प्रकार है प्रवास के। ठीक है। तो आप्रवास और उत्प्रवास क्या है? ये अंतर को जब हम प्राकृतिक वृद्धि में जोड़ते हैं तब जनसंख्या वृद्धि का सही अनुमान लग जाता है। अब लिखा हुआ है प्रवास का, लेकिन प्रवास का अर्थ होता है किसी व्यक्ति द्वारा अपना निवास यानी घर स्थान बदल देना, जिसके प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? सामाजिक कारण हो सकते हैं कि इसको रहने नहीं दे रहे, परेशान कर रहे हैं अड़ोस पड़ोस वाले। आर्थिक कारण पैसा है नहीं है, तो या फिर रोजगार नहीं तो चले जाते बाहर। तीसरा होता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण ये हो सकता है कि भाई इस जगह पर इसके कोई डॉक्यूमेंट बनने नहीं, कागजात बनने नहीं, यहाँ ये वोट नहीं दे सकता है, तो वो कारण हो सकता है। या प्राकृतिक आपदा कि आप ऐसी जगह में रह रहे हो जहाँ हर साल बाढ़ आती है, तो फिर आप अपनी जगह चेंज कर देते। तो ये सब हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति गांव से शहर या एक गांव से दूसरे गांव या एक शहर से दूसरे शहर में किसी एक देश या राज्य के किसी दूसरे देश राज्य में जाकर के मर जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। मैंने कहा कि भाई एक शहर छोड़ करके दूसरे शहर में चला जाए, जैसे जैसलमेर छोड़ करके जोधपुर में चला जाए, या फिर ये भाई राजस्थान छोड़ करके और केरल में चला जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि विदेश छोड़ करके और कतर चला जाए, है ना, बाहर चला जाए, सऊदी अरब चला जाए। तो ऐसा तो एक स्थान से किसी व्यक्ति के जाने की क्रिया को उत्प्रवास कहते हैं। जाना उत्प्रवास है और आने को आप्रवास कहते हैं। तो प्रवास 2 प्रकार से हो सकता है। कोई लोग नए भी आ सकते हैं, जैसे आप अपने तो गांव में रह रहे थे, कोई गाड़ू ने लोहार आकर के परमानेंट यही रहना चालू कर दिए, तो वो जनसंख्या हो जाएगी। जैसे अपने गांव में पास में है ना, इधर नाथों के घर है, तो ये नाथ यहाँ शुरू से नहीं थे, लेकिन बाद में यहाँ आकर के बस गए। समझ रहे? तो ये बाद में बाहर से आना वो क्या कहलाता है? आप्रवास। और यहाँ से चले जाना वो क्या कहलाता है? तो 2 देशों के मध्य होने वाले प्रवास को अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय प्रवास। 2 राष्ट्रों के बीच में, 2 राज्यों के बीच में होगा तो वो अंतरराज्यीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतरराज्यीय। लिखा हुआ है। तो एक देश की सीमा के अंदर होने वाले आवास या स्थानांतरण को आंतरिक प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास और आंतरिक प्रवास ये फर्क है। ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है अनुकूल जनसंख्या। तो अनुकूल जनसंख्या क्या है? देखिए कह रहे हैं कि हमारे देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति संसाधनों की उपलब्धता में कमी आ रही है और जिससे हम अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः हमें जनसंख्या वृद्धि दर को घटाना होगा, है ना। मतलब बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रहा है ना। नहीं एक जने के 8, 7, 8, 10 बच्चे हुए, तो ये 8, 10 बच्चे होंगे तो वो संसाधनों की कमी होगी है। 2 बच्चे हो उसको वो 2, 4 बच्चे हो तो उसको वो ठीक से पढ़ा सकता है, ठीक से खिला सकता है, खुद जितना कमाएगा उससे उनकी पूर्ति कर सकता है। 10, 12 बच्चे हो तो फिर उनकी पूर्ति करना कठिन होता है। ठीक है। तो लिखा हुआ है ये कि भाई हमारे को
जिसका सबसे सरल उपाय है हमारा परिवार छोटा रखना। क्या करना? छोटा परिवार रखना। हमें हम दो, हमारे दो, कौन से? हम दो कौन? पति पत्नी, और हमारे दो यानी एक बच्चा बच्चे, ऐसे की विचारधारा को अपनाना होगा। यदि प्रत्येक माता पिता की 2 ही संतानें होगी तो जनसंख्या में वृद्धि होना स्वतः ही रुक जाएगा। परिवार छोटे होने पर सभी सदस्यों में संसाधनों की क्या हो जाएगी? उपलब्धता। हर एक चीज उसको, अब बाजार से आधा किलो भी कोई चीज लाएगा, आधा किलो केला लाएगा तो भी 2-2 जनों का आएगा, नहीं तो पता चले 2 किलो केला लाए तो भी पूरे नहीं हुई है ऐसा। तो इससे संसाधन, जनसंख्या स्थिर होने के बाद में देश में सामाजिक और आर्थिक विकास तेज गति से होगा। ठीक है। अभी यहाँ भारत और राजस्थान की तुलना की गई है जनसंख्या वृद्धि की, इसको हम आगे इसमें देखते हैं। ठीक है, तो आगे देखो भाई, भारत और राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को पूंजी का आरेख से जानने का प्रयत्न करेंगे। आप आएंगे कि 1951 से 61 के दशक में या 1 से 11 तक राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि दर भारत की तुलना से अधिक रही है, यानी राजस्थान में ज्यादा स्पीड से बढ़ रही, पूरे भारत में अपने स्पीड से बढ़ रही है। पिछले दशक में जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से कमी आई है। बाड़मेर और जैसलमेर में जनसंख्या सबसे अधिक, गंगानगर में सबसे कम वृद्धि हुई। ये ध्यान रखना है, अभी आगे प्रश्न पूछेंगे कि किस जिलों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है और किसमें कम हुई है। ठीक है, तो लिखा हुआ है बाड़मेर और जैसलमेर में जनसंख्या ज्यादा बढ़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर आ गई, पानी की जो हमारी कमी थी वो दूर हो गई। अब जगह जगह ट्यूबवेल हो रहे, तो बाहर से लोग आकर के यहाँ रह रहे, रुक रहे। ठीक है, तो बाड़मेर जैसलमेर में ये करने का। और गंगानगर में सबसे कम वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि वहां पहले से लोग घने बसे हुए हैं, अब उनको जगह नहीं मिली तो वो खुद वहां से बाहर चले जा रहे। ठीक है, तो अपने ये जो नहरी बेल्ट में है, ये सारे इधर देखिए आप, गंगानगर के इधर के लोग आकर के बस गए, तो वो जब वहां से आ गए तो उनके वहां जनसंख्या कम पड़ गई, तो उनके जो जनसंख्या में क्या हुई है? कम वृद्धि हुई है, बहुत कम वृद्धि हुई। बढ़े तो है लेकिन बहुत कम बढ़े। ठीक है, राजस्थान के 8 जिलों में जनसंख्या वृद्धि में भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है 17.7 की औसत अंक से कम रही। गंगानगर के अलावा ये जिले हैं झुंझुनू, पाली, करगिल, सीकर, इन जिलों में भी गंगानगर की तरह है वृद्धि दर कम रहा। ठीक है, अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति मानव प्राकृतिक संसाधनों द्वारा, प्राकृतिक का मतलब होता है प्रकृति से जो प्राप्त है उस पर एक पूरे करता है। लेकिन समस्या है कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है लेकिन प्राकृतिक संसाधन में वृद्धि नहीं हो रही है। आदमी जो बढ़ रही है, जो जमीन भी बढ़ रही है, क्या नहीं बढ़ रही? जमीन तो कम बढ़ रही है इधर, है ना। हमारे पिताजी को या हमारे दादाजी को जितनी जमीन आती थी, हमारे पिताजी के 2-3 भाई हैं तो उनको वो बढ़ गई, और हम अपने पिताजी के 2-3 बेटे हैं तो फिर वो और बढ़ गई। तो जमीन तो दिनों दिन कम पड़ रही है और आदमी है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि अतः संसाधनों में धीरे धीरे कमी आती है और हमारे देश की खाद्यान्न और उत्पादन में वृद्धि हुई है। खाद्यान्न का मतलब है खाने योग्य अन्न, खाद्य अन्न के उत्पादन में वृद्धि हुई है। लेकिन क्या हुआ? खाद्यान्न की तुलना में जनसंख्या में अधिक वृद्धि है। अनाज तो है वो पहले मान लो 10 बोरी होता था, उसकी जगह 15 बोरी हो गया, लेकिन आदमी पहले 10 थे उसकी जगह 50 हो गए। समझ रहे? तो यानी खाद्यान्न से है वो क्या है, जनसंख्या में वृद्धि है वो ज्यादा हुई है, जिससे अब भी खाद्यान्न का संकट बना हुआ है। यानी खाने योग्य जो अन्न है उसमें हमारे को संकट हो सकता है। और खाद्यान्न संकट को पूर्ति करने के लिए ही हमारे को गेहूं मिलते हैं। आपको पता है प्रत्येक महीने एक व्यक्ति के नाम से 5 किलो गेहूं, तो 5 किलो में एक महीना निकल जाता है? नहीं निकलता। लेकिन ये सरकार सहयोग कर रही है, भाई इतना सहयोग तो हम दे रहे है ना, तो आप भी अपने आप से पूरे साल भर का खाने योग्य आप पैदा करो, चाहे वो बारिश से क्यों नहीं पैदा करो, है ना ऐसा। तो कह रहे कि अब ऐसी स्थिति में कृषि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए आधुनिक सिंचाई कौन सी होती है? नहर के द्वारा, नलकूपों के द्वारा, फव्वारा पद्धति से तकनीकी का सहारा लिया गया है। और क्योंकि जनसंख्या के साथ पृथ्वी के क्षेत्रफल को भी नहीं बढ़ाया जा सकता, बढ़ती आबादी के लिए मकान और उसके आवागमन के लिए बड़े बड़े साधन जैसे सड़क, रेल मार्ग आदि, उसके रोजगार के लिए भूमि की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या में हो रही वृद्धि को कम करना बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक। अगला कॉन्सेप्ट है वो है